हम्म 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 हो नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रवाद क्या है। उसमें मैंने विशेष रूप से आपको समझाया था कि वह राष्ट्रवाद वह शब्द है, राष्ट्रवाद वह युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी भी जंग को जीत सकते हैं। और हमने यह भी बताया था कि राष्ट्रवाद आखिर है क्या। तो जब किसी भी प्रांत, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र कि जब सभी लोग आपस में मिलकर किसी भी परेशानी का सामना करते हैं या शोषण के विरुद्ध लड़ते हैं या अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं एकजुट होकर, उसको हम राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने राष्ट्रवाद को बताया था। हमने यह भी बताया था कि राष्ट्रवाद को समझ लेने से जो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। तो हमने इसको चर्चा किया था विशेष रूप से। तो चलिए आज हम इसको चर्चा करेंगे कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता संघर्ष का यह पार्ट 1 है। किस प्रकार भारत में स्वतंत्रता संग्राम की उत्पत्ति होती है, क्या ऐसा ज़रूरत आ गया कि स्वतंत्रता संग्राम करना पड़ा। ठीक है, इसके बारे में विशेष रूप से जानेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट कीजिएगा तो हमको पता चलेगा कि हम सही दिशा में पढ़ा रहे हैं या कुछ गलत पढ़ा रहे हैं। इसके बारे में हमको थोड़ा सा जानकारी होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करें और हमको बताएं। और यह भी बताते चले आपको कि मॉडर्न हिस्ट्री के सामने आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के सेशन में हम कैमरा के पर्दा के सामने आते हैं, लेकिन जो विज्ञान मंथन है और सार संग्रह है उसमें हम पर्दा के पीछे रहते हैं। इसको हमेशा याद रखेंगे। और हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि देखिए, टॉपर कोई भी होता है ना, उसका एक ही फार्मूला होता है, वो कम पढ़ता है लेकिन रोज़ पढ़ता है। इसको याद रखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी 2 दिन पढ़ाइए साफे छोड़ देते हैं। आज फिल्म देखना है तो 2-3 को फिल्में देखते रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, कुछ ना कुछ रोज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप वो जो अगले पंक्ति में लोग बैठे हैं उसके साथ आप सरवाइव कर पाएंगे, चाहे उसके जो उस कतार में आप बैठने लायक होंगे। रिजल्ट आना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, रिजल्ट तो लाखों का आता है लोगों का, लेकिन मेरिट में जगह बनाना वही अगला पंक्ति कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गवाए हम प्रारंभ करते हैं। और यह भी आपको बताते चले कि आखिर ये जो हम पढ़ा रहे हैं कौन कौन परीक्षा में काम आएगा। बीपीएससी पीटी, बिहार एसआई, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, रेलवे, सेंट्रल वाला एसएससी, बिहार वाला एसएससी, बिहार सचिवालय, जीके का कोई भी जो परीक्षा होता है उसमें आपको हमारे सेशन से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इससे बाहर नहीं रहेगा, ये मेरा विश्वास है। और सार संग्रह और जो क्या नाम है विज्ञान मंथन चल रहा है उसको ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम प्रारंभ करते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम या भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। अब देखेंगे कि आखिर स्वतंत्रता संग्राम हुआ कैसे, क्यों हुआ। देखिए, जब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, जब लोगों ने जाना कि हाँ किस तरह से छोटा सा जो देश है, जो रूस है, वह किस तरह अपने आप को वो किया, आज़ाद कराया ब्रिटेन से, फिर चीन से, किस तरह से अपने आप को आज़ाद कराया। तो इस सब चीज़ को देखते हुए हमने यह जाना कि हमारा भी देश तो आज़ाद होना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर जो लोगों के मन में, भारतीय के मन में जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई कि हमारा भी देश आज़ाद होना चाहिए, हम भी आज़ाद होना चाहते हैं, और उसके लिए जो संघर्ष किया गया, ठीक है, उसी को हम भारत का स्वतंत्रता संघर्ष या भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कहते हैं या संग्राम कहते हैं। ठीक है, तो उसको 3 भागों में हम बांटते हैं। देखते हैं कौन कौन सा 3 भाग है। पहला भाग 3 चरण में बांटते हैं। तो पहला चरण होता है आपका 1885 से लेकर 1905, यानी कि कांग्रेस का स्थापना से लेकर और बंगाल विभाजन तक का समय, यह जो है आपका प्रथम चरण में आता है। द्वितीय चरण की बात करें तो वह 1905 से लेकर 1919 तक की कहानी आती है, जालियांवाला बाग हत्याकांड तक का। ठीक है, और तृतीय जो बात है वो आपका जालियांवाला बाग से लेकर देश की आज़ादी तक, यहाँ तक की बात आती है। तो 3 चरण में हम बांट कर उसके बाद पढ़ेंगे कि हाँ स्वतंत्रता संग्राम जो है किस रूप में प्रभावी हुआ भारत में, और अंग्रेज यहाँ से भाग निकले और उनको यहाँ से खदेड़ा गया। इस चीज़ पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रथम चरण की बात करते हैं।
तो प्रथम चरण हमने समय आपको बताया 1885 से 1905, भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस से लेकर बंगाल विभाजन, याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर और बंगाल विभाजन तक का जो समय है वो प्रथम चरण का दौर कहलाता है। इसमें क्या होता है कि प्रथम चरण में उदारवादी जो लोग थे, जो उदारवादी महापुरुष थे, उन लोगों का इसमें प्रभुत्व हुआ। उदारवादी के मतलब कि याचनापूर्ण, मतलब कि किसी भी चीज़ को हड़दंगा झगड़ा, बमबारी या फिर गोलीबारी झगड़ा करके नहीं, याचना करके अपने स्वतंत्रता की मांग करना, ये उदारवादी विचारधारा हुआ। शांतिपूर्ण से आंदोलन करके, भूख हड़ताल करके, एक संगठन के द्वारा याचना करके उसके बाद स्वतंत्रता की मांग करना, तो वो उन लोगों का प्रभुत्व था। ठीक है, और यह भी बात था कि मांग नीति पर विश्वास, इन लोगों का जो उदारवादी जो लोग थे उन लोगों को मांग नीति पर बहुत विश्वास था कि हम याचनापूर्ण मांगेंगे तो अंग्रेजवा सब दे देगा। लेकिन क्या यह सत्य था? नहीं था। अगर हम मांग के चक्कर में रहते तो कभी हम आज़ाद नहीं होते। कुछ ना कुछ जब आज़ादी नहीं मिलता है तो छीनना पड़ता है, चाहे वह अभी का दौर हो, चाहे वह कभी भी का समय हो। जो चीज़ हमको चाहिए, जो हम जब हम सही हैं, तो अगर हमको नहीं मिल रहा है तो हमारे कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उसके लिए हमको छीनना पड़ता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। चलिए, अब इस जो उदारवादी प्रभुत्व के जो नेता थे उसमें कौन कौन से नेता आते हैं? तो दादा भाई नौरोजी आए, व्योमेश चंद्र बनर्जी आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आते हैं, फिरोज शाह मेहता आते हैं। इतना लोग थे। फिर से देखेंगे, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, इतना लोग जो है इसमें उदारवादी विचारधारा के लोग इसमें शामिल थे। अब आते हैं कि क्रांतिकारी, लेकिन ये उदारवादी विचारधारा से क्रांतिकारी जो लोग थे, जो मार काट करने वाले थे, हड़दंगा मचाने वाले, वो लोग कहे कि नहीं भाई, ऐसे नहीं मिल सकता है हमको स्वतंत्रता, उसके लिए कहीं ना कहीं हमको जी वो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं छीनना पड़ेगा, आंदोलन हमारी आज़ादी को छीनना पड़ेगा और हमको लड़ना पड़ेगा। इस तरह से याचना करने से नहीं होगा। तो वही क्रांतिकारी जो लोग थे उन्होंने नाम दिया क्या कि राजनीतिक भिक्षा प्रवृत्ति, कि तुम भीख मांग रहे हैं, आप लोग राजनीतिक भिक्षा प्रवृत्ति का नाम दिया कि आप लोग भीख मांग रहे हैं, ऐसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को उन्होंने कहा। अब देखिए क्या होता है कि अंग्रेज इतना मतलब कि दिमाग से काम किया। सोच लीजिए कि आज से 200 साल पहले की कहानी है, समय वह था 1905 का, समझ रहे हैं ना, 150-200 साल पहले की कहानी है कि अंग्रेज इतना दिमाग लगा दिया कि देखा कि भाई अब आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है, राष्ट्रवादी आंदोलन है, स्वतंत्रता आंदोलन है, 1857 का क्रांति था, ये सब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, कुछ तो उपाय करना चाहिए। तो वह राष्ट्रवाद को तोड़ना प्रारंभ किया। राष्ट्रवाद मतलब कि एकजुटता, उसको तोड़ने का काम करने का मतलब हो गया कि अब कहा कि कहीं ना कहीं बंगाल उस समय बहुत बड़ा प्रांत था, तो कहा कि चलिए बंगाल को तोड़ देते हैं, 2 भाग में बांट देंगे और हिंदू मुस्लिम वाला कहानी करके और दोनों को आपस में लड़वा के और राष्ट्रवाद को कमज़ोर कर देंगे। कहा कि राष्ट्रवाद जब था उसमें कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जो भी संप्रदाय के लोग यहाँ रहते थे सभी ने एक साथ मिलकर विरोध किया था अंग्रेज़ों का। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि बंगाल विभाजन प्रारंभ होता है। बंगाल विभाजन की घोषणा होता है, घोषणा कर दिया जाता है 20 जुलाई 1905 को। याद रखेंगे, 20 जुलाई हमेशा याद रखिएगा, डेट पूछ देता है। ठीक है, तो घोषणा किया गया था 20 जुलाई 1905 को। ठीक है, और यह विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, तो इसमें अंग्रेज़ों का कहना था कि भाई देखिए, जब लोग विरोध करना प्रारंभ किए कि नहीं हमको ये नहीं करना है, हम बंगाल विभाजन नहीं होने देंगे, हमारा राष्ट्रवाद कमज़ोर हो रहा है, तो अंग्रेज़ का कहना था कि अंग्रेज़ क्या कहता था कि हम राष्ट्रवाद थोड़े कमज़ोर कर रहे हैं आप लोगों का, हम तो चाह रहे हैं कि इतना बड़ा प्रांत है बंगाल और इसमें प्रशासन ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है, जिसको लेकर हमको कहीं ना कहीं बांट देंगे तो हमको प्रशासन चलाने में बड़ी आसानी होगा। हम कोई राष्ट्रवाद को ये नहीं तोड़ नहीं रहे, लेकिन उसका मंशा वही था कि राष्ट्रवाद किसी भी तरह कमज़ोर हो जाए और हिंदू मुस्लिम करके भारत के लोग आपस में लड़कर और मर जाए और उसका दबदबा हमेशा बरकरार रहे। ठीक है, और उस समय वायसराय की अगर हम बात कर ले तो वो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखें कि जब बंगाल जब विभाजन हुआ तो उसी समय शोक दिवस जो है उसको हम 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं।
बंगाल विभाजन कब? 16 अक्टूबर 1905 को। और उसी डेट को हम शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। शोक दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि जब बंगाल विभाजन हुआ तो बहुत लोगों को तकलीफ़ हो रहा था कि भाई हमारा भाईचारा टूट रहा है, हमारा राष्ट्रवाद बिखर रहा है, इस चीज़ को लेकर। और एक चीज़ और, उस समय मुसलमानों ने भी इसका विरोध किया था बंगाल विभाजन का, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधकर और उस तिथि को राखी दिवस के रूप में भी मनाने का काम किया है। इसको हमेशा याद रखेंगे। तो 16 अक्टूबर शोक दिवस और राखी दिवस हमेशा पूछा जाता है प्रश्न में, परीक्षा में, कि राखी दिवस का डेट क्या है, तो 16 अक्टूबर है, या फिर शोक दिवस वो भी 16 अक्टूबर है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब ये सब जब प्रारंभ हो गया, जब यह आंदोलन प्रारंभ हो गया, जब लोग विरोध करने लगे, तब कहा गया कि नहीं, अब कोई उपाय नहीं है। उस समय जो गवर्नर था, वायसराय था, वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कहता है कि भाई अब दिल्ली दरबार लगाया जाए। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में दिल्ली दरबार लगा। ठीक है। और 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। क्या कि भारत के जो लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, वो समझ चुके थे, या उदारवादी लोग थे, वो समझ चुके थे अच्छी तरह से कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद कमज़ोर हो रहा है। तो 12 दिसंबर 1911 को अंततः अंग्रेज लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि 1906 में ये तो इधर 5 में बंगाल विभाजन हो ही गया। लगले क्या किया, जिन्ना अलग संकल्प था कि हमको पाकिस्तान अलग कर दीजिए। ठीक है। अंग्रेज की चढ़ा दिया, अंग्रेज के चढ़ाने बढ़ाने पर। ठीक है। सनक गए थे। लेकिन 1906 में अंग्रेज जो है वो मुस्लिम लीग का समर्थन करता है। मुस्लिम लीग का समर्थन इसलिए किया क्या है कि उसको तो राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना था, और हिंदू वाले लोग का जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा था, मुस्लिमों का उस समय कम था। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज सोचा कि मुस्लिम का हम समर्थन करते हैं, हिंदू समर्थन करने वाला, हिंदू तो अंग्रेज की बात मानने वाला था नहीं, तो मुस्लिम लीग का समर्थन करता है अंग्रेज 1906 में, ताकि राष्ट्रवाद कमज़ोर हो जाए। ठीक है। अब क्या होता है कि, और इसी सब को लेते हुए हमने आपको बता दिया कि 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला। ठीक है। और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ? 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन हुआ कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन यह 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन का विरोध प्रारंभ हो गया, जिसका नाम हम कहते हैं स्वदेशी बंग भंग आंदोलन भी इसको कहते हैं। याद रखेंगे, स्वदेशी बंग भंग आंदोलन जो है, हम इसी 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में हम स्वदेशी बंग भंग आंदोलन कहते हैं। ठीक है। और इसी सबको देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत को लिखने का काम किए हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसी संस्कृति को लेते हुए इन्होंने इसका विरोध करते हैं, बंगाल विभाजन का विरोध करते हैं। ठीक है। और एक चीज़ हम याद और देखते चले कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत की अगर हम बात करें तो अमार सोनार बांग्ला ही है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? अमार सोनार बांग्ला है। ठीक है। अब क्या होता है कि इसी 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है तो गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेश की मांग करते हैं। ठीक है। इसी 1905 में क्या होता है कि जब बंगाल विभाजन हुआ तो गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेश की मांग करते हैं कि हमको स्वदेश चाहिए। ठीक है। और हम आपको यह भी बताए थे पिछले क्लास में कि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि स्वशासन जो है, अपना शासन चाहे कितना भी खराब काहे ना हो जाए, वह दूसरे के शासन से बेटर होता है और अच्छा होता है। इसी को याद रखेंगे। ठीक है। अब देखिए, बहिष्कार भी बहुत बड़ा रोल अदा किया हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है। अब बहिष्कार आखिर था क्या, किस चीज़ का लोग बहिष्कार करता था? तो ब्रिटिश का जो सामान था, जो भी वस्तु थी जो उसके यहाँ से तैयार होकर आता था, उसका विरोध करना लोग प्रारंभ कर दिया और बहिष्कार करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। तो ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना लोग प्रारंभ करता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। तभी तो सभी लोग इसका समर्थन किए और ब्रिटिश जो वस्तु था उसको खरीदना बंद किए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1911 में क्या होता है कि दिल्ली दरबार समाप्त हो जाता है। ठीक है। 1911 में दिल्ली दरबार समाप्त हो जाता है। हमने बताया कि यही दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 में, इसी में ना बंगाल विभाजन रद्द हुआ था।
तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब क्या होता है, अब हम जानेंगे कि अब जब यह सब चल ही रहा था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन लोगों में आपसी मतभेद होना प्रारंभ हो गया। क्या है कि देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी नेता लोग थे, जो भी उदारवादी लोग थे, उसमें जो भी शामिल थे वो लोग कहीं ना कहीं उदारवादी विचार के थे, वो लोग याचना पूर्ण करने वाले लोग थे। लेकिन उसमें कुछ गरम दल के भी लोग थे जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, उन लोगों में आपसी मतभेद हो गया। ठीक है, मतभेद होने के बाद 1907 में कांग्रेस दो भागों में बट गया, नरम दल और गरम दल में। याद रखेंगे डेट हमेशा, 1907 में कांग्रेस दो गुटों में बट गया, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, वह आपसे कह दे कि 1907 में नरम दल और गरम दल बट गया, जो कि ये था कहाँ का ये हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, वो कांग्रेस का अधिवेशन, एक मिनट, हाँ, तो क्या होता है कि हमने क्या बताया कि 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में सूरत अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका था समय। हमने बताया था कि 1885 से 1905 तक का जो समय था वह आपका प्रथम चरण माना जाता है। द्वितीय चरण की अगर हम बात कर ले, द्वितीय चरण की बात करें तो वो 1905 से 1919 तक का समय होता है। ठीक है, वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इतना ही करते हैं, फिर इसका हम दूसरा पार्ट लेंगे। ठीक है, तो द्वितीय चरण की बात कर ले अगर हम, इसमें क्रांतिकारी विचारधारा, इसमें अगर द्वितीय चरण की बात करें तो इसमें क्रांतिकारी विचारधारा इसमें मुख्य रूप से कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, जिसमें गरम दल से संबंधित लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, तो द्वितीय चरण में क्रांतिकारी विचारधारा थे और प्रथम चरण में उदारवादी विचारधारा के लोग थे। ठीक है, इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष शामिल थे। जो गरम दल के जो नेता थे उसमें कौन कौन शामिल थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, इन लोग इसमें मुख्य रूप से अपना अहम भूमिका निभाए थे। किसमें, द्वितीय चरण में, क्योंकि क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे। ठीक है, और इसी में स्वराज हमारा जन्मसिद्ध है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है, सभी लोग आप लोग जानते ही हैं, इसने कहे थे। अब क्या होता है कि अब तिलक सोचते हैं कि देखिए बहुत गड़बड़ स्थिति चल रहा है, तो ऐसा किया जाए कि 1893 में राष्ट्रवाद को जागृत करने के लिए, ताकि सभी लोग साथ मिलकर और एक उत्सव, कुछ उत्सव का आयोजन किया जाए, इसमें सभी लोग साथ मिलकर और उत्सव मनाएं। तो क्या होता है कि तिलक जो हैं 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव का आयोजन करते हैं, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र का यह पर्व है और इसमें सभी लोग शामिल होकर और मुख्य रूप से इसको खूब धूमधाम से मनाते हैं। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है कि बाल गंगाधर तिलक का जो पत्रिका था मराठा केसरी, उन्होंने पत्रिका निकाला। मराठा और केसरी जो पत्रिका है वो निकाले कौन, बाल गंगाधर तिलक। हमेशा याद रखेंगे, मराठा किसका पत्रिका है, बाल गंगाधर तिलक का। उसके बाद केसरी किसका पत्रिका है, बाल गंगाधर तिलक का। इनका वो किताबों था, वो किताब था गीता रहस्य, जिसको लिखने का काम किए हैं बाल गंगाधर तिलक। तो गीता रहस्य की पुस्तक को किसने लिखा है, बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखे हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, इस सब कुछ को देखकर अंग्रेज को वैलेंटाइन सिरोल था, वैलेंटाइन सिरोल कहता है कि बाल गंगाधर जो तिलक है वो भारतीय अशांति का जनक है ना। भारतीय अशांति, सारा भारत में अशांति यही बाल गंगाधर तिलक फैलाया था। क्या कि शांति थे नहीं, कहीं जाकर कोई आंदोलन कर देना है, कहीं मार कर देना है, बम मरवा देना है, तो इनका काम था। तो वैलेंटाइन सिरोल याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। तिलक, वैलेंटाइन सिरोल कहा है कि तिलक भारतीय अशांति का जनक है। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो हमने देखा कि किस तरह की भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके 3 चरण को हमने आपको बताया। तो पहला और दूसरा चरण का भी बहुत कुछ बाकी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमने प्रथम चरण में आपको बताया क्या था, फिर क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों ने क्या किया, फिर बंगाल विभाजन होता है, फिर बंगाल विभाजन से तंग आकर अंग्रेज फिर यह डिसीजन लेते हैं 12 दिसंबर 11 को कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। रद्द करने के बाद फिर स्वदेशी बंगभंग आंदोलन होता है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर का सॉन्ग अमर सोनार बांग्ला के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाया जाता है कि कहीं ना कहीं लोग जो टूट रहे हैं, बट रहे हैं, वो उनको फिर से जोड़ने का काम किया जाए। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से इन लोगों का एक विचारधारा था,
तो हमने इसको अच्छा से समझा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा से याद हो गया होगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल धन्यवाद। जय हिंद।